गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बाहर थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज यूपी ट्रिपल एससी ने 2 एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं। एक एग्ज़ाम था जो कि पैट 2021 से था, यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जिसमें पहले 62 पद थे। बाद में कुछ पदों को घटाकर आई थिंक 52 या 54 इसमें कर दिया गया था। इसके साथ एक पेपर और है नेत्र परीक्षण अधिकारी का। वो पेपर अभी मुझे मिल नहीं पाया क्योंकि उसमें शायद मुझे लगता है काफ़ी कम बच्चों ने वो दिया होगा। स्पेशल क्वालिफिकेशन का वो पेपर था, तो उसमें भी देखेंगे, अगर मेरे पास आएगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। इस वाले पेपर में देखिए, मैं जो मेन फोकस मेरा है जीएस वाले सेक्शन पर ज़्यादा है, क्योंकि वही सेक्शन में कवर करवाता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। इसमें देखिए काफ़ी प्रश्न कमीशन ने बहुत अच्छे पूछे, तो मेरा जो मेन उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का वो यही है, जो आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जाम अभी लगे हुए हैं, कुछ के नोटिफिकेशन अभी आए हैं जो 2023 से आए हैं, तो किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या किस तरीके से पैटर्न कमीशन ने चेंज किया है। अभी इससे पहले एक दंत विज्ञानी वाला डेंटल हाइजीनिस्ट का एग्जाम और हुआ था, उसमें भी यूपी स्पेशल के प्रश्न आपने देखे होंगे, काफ़ी अलग तरीके से कमीशन ने पूछे हैं। अगर आपने अभी तक देखिए चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम वाला, वहां पर मैं रेगुलर क्विज डालता रहता हूं, तो आप वहां पर क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले जीएस के कौन कौन से प्रश्न कमीशन ने पूछे और किस तरीके से पूछे। तो यहां से देखिए जीएस के प्रश्न आपके शुरू हैं 56 से। पहला प्रश्न था कि हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके लिए प्राइमरीली कौन सी गैस आपकी इसमें से जिम्मेदार है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सीएफसी। सीएफसी तो इसका नहीं होगा। सीएफसी तो जो मुख्य रूप से ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए आपका ये यूज की जाती है, या इसकी वजह से बहुत ज्यादा ओजोन होल की जो समस्या आ रही थी वो इसकी वजह से आती थी, तो ये नहीं होगा। मेन देखिए वैसे तो सबसे ज्यादा जो H2 हो या आप वाटर वेपर जिसको बोलते हैं उसकी वजह से ये होता है, लेकिन यहाँ पर वाटर वेपर ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो यही इसका आंसर होगा। ये देखिए कुछ मैं पेपर डिस्कशन आपको नहीं करा रहा, बस मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से प्रश्न इस बार पूछेगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, एमएनएसटी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एमएनएसटी इंटरनेशनल आपको पता है कि इंटरनेशनल एनजीओ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछता है इससे, इसी तरीके की संस्था से, एक आपने सुना होगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका भी हेडक्वार्टर पूछ लेता है जो कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी नॉर्मल था, ये भी आया हुआ प्रश्न है। ये वाला प्रश्न देखिए काफी बढ़िया है। इतिहास के 2 से 3 प्रश्न कमीशन ने पूछे और बहुत अच्छे प्रश्न कमीशन ने इसमें बनाए हैं। ये आप अगर देखेंगे प्रश्न इसमें पूछा है कि ये आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल सोर्सेस दिए हुए हैं, ऐतिहासिक स्रोत दिए हैं 4, इसमें से कौन सा स्रोत हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है। तो देखिए सबको पता है जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है तो बहुत फेमस है, किसकी है, समुद्रगुप्त की है। ठीक है, और समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है, तो ये तो हमें इसके बारे में बताता ही है। दूसरा, कालिदास जी जो है ये भी कहा जाता है कि गुप्त टाइम का जो पीरियड था जब आपकी संस्कृत भाषा अपने चरम पर पहुंची, तो कालिदास की रचनाएं भी कहीं ना कहीं उस समय से ही संबंधित हैं। इसमें मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, ऋतु समाहार, बहुत सारी रचनाएं कालिदास जी की हैं। इंडियन शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी हमें गुप्त वंश के इतिहास के बारे में बताती है। लेकिन अगर आप देखेंगे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, जो इसका मेन कंटेंट है वो तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि कैसे नंद वंश के राजा को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये गुप्त वंश के टाइम में लिखा गया है, उससे काफी बाद में लिखा गया है, तो ये है इसी टाइम का, तो गुप्त इतिहास को समझने में मदद करता है, क्योंकि अगर आप इसको हटाएंगे तो आंसर आपका बनेगा ही नहीं। इसके अलावा देखें तो राजशेखर की काव्य मीमांसा, देखिए ये जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के एक ड्रामेटिस्ट थे, और ये काव्य मीमांसा जो है ये अलंकार वगैरह से संबंधित है, या पोयम को कैसे अच्छे तरीके से लिखा जाए उससे संबंधित है। तो ये जो है ये गुप्त वंश के ऐतिहासिक सोर्स के रूप में हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो 1, 2 एंड 3 इसमें जो ऑप्शन बी है सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। वैसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस को अगर आप कहेंगे कि गुप्त वंश के इतिहास के बारे में ये बहुत ज्यादा नहीं बताती, मेन जो ये बताती है वो बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे नंद वंश के राजाओं को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो वो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन वैसे इसमें बी ही होगा। तो ये प्रश्न भी काफी अच्छा था, क्योंकि अगर डिटेल में नहीं पता होगा तो मुश्किल है इस प्रश्न को करना। इसके अलावा एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनामो के रूप में जाना जाता है, तो केडी यादव जी को इस नाम से जाना जाता है। पीटी उषा जी को उड़न परी कहा जाता है। इसके अलावा एक और स्टैटिक प्रश्न ये पूछा कमीशन ने कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है।
तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है 2013 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो गुड़गांव है, गुरुग्राम जिसको आप बोलते हैं, वहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये भी स्टैटिक प्रश्न था एक। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी आसान प्रश्न है, पूछता रहता है, तो ये राजस्थान में स्थित है। एक और प्रश्न पूछा है इसमें रामसार साइट से संबंधित, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी अच्छा प्रश्न था क्योंकि वो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने किया, तो जो साइटोलॉजी है, सेल का अध्ययन जिसमें या कोशिका का अध्ययन आप करते हैं, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज वैसे की है। एक नाम इसमें और है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा नाम है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी बायोलॉजी का नॉर्मल एक प्रश्न था। इसके अलावा देखिए प्लेट से संबंधित ये प्रश्न भी बहुत अच्छा कमीशन ने पूछा। ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है, जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिसकी वजह से भूकंप वगैरह आते हैं, उससे संबंधित ये पूरा प्रश्न है। कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट और फिलिपिन प्लेट। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, कमीशन के द्वारा इसमें बनाया गया। देखिए इसको बनाने का उद्देश्य बस यही है, आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से अब कमीशन अलग तरीके के प्रश्न पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इस बार जितने पेपर हुए हैं उसमें देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये वाला प्रश्न मैं कह रहा था, ये भी सातवाहन वंश से संबंधित एक काफी अच्छा प्रश्न कमीशन ने बनाया। इसमें इसने पूछा है कि सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिमुक इस वंश का संस्थापक था, देखिए फाउंडर था, बिल्कुल ठीक है। इनिशियली इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी या प्रतिष्ठानपुर भी इसको बोला जाता है, ये भी ठीक है। इस वंश के 7वें राजा राजा हल ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी थी। तो देखिए ये बुक तो बिल्कुल ठीक है, बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ये संस्कृत भाषा में नहीं है, ये प्राकृत भाषा में लिखी गई एक बुक है। तो जिसने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा वही इस प्रश्न को देखिए कर पाएगा। कमीशन ने ऑप्शन भी काफी अच्छे इसमें बनाए, तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका पहला और दूसरा केवल सही होगा, ऑप्शन ए। ये भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, तो आप वहां पे जाकर क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये प्रश्न तो मैंने भी अभी तक कभी नहीं पढ़ा था, ये बहुत बढ़िया कमीशन ने बिल्कुल नया प्रश्न एकदम बनाया है कि एफेंटासिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए मैंने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो आपको पता होगा हमारा जो ब्रेन है वो उसकी एक इमेज अपने दिमाग में बना लेता है, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं कि हम इस चीज को देख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी पेन को देख रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो इमेज बनाएगा पेन की आपके माइंड में, और तब आपको समझ में आएगा कि हम एक पेन को देख रहे हैं। जो एफेंटेसिया है ये यही है कि इनेबिलिटी हो जाती है, मतलब जो शख्स किसी चीज को देखता है उसकी इमेज अपने ब्रेन में नहीं बना पाता, तो उसको चीजों को समझने में परेशानी होती है कि मैं किस चीज को क्या देख रहा हूं, और आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाता। तो ये पूरी एफेंटेसिया के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो यह मानसिक दृश्य चित्र बनाने में असमर्थता है या इनेबिलिटी है, ये बिल्कुल ठीक है। इसे पहली बार 1880 के दशक में फ्रांसिस गैल्टन ने देखा था, यह भी स्टेटमेंट अपनी ठीक है। इस स्थिति वाले व्यक्ति अपने दिमाग में चित्रों की कल्पना नहीं कर सकते। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये देखिए लेकिन काफी बढ़िया प्रश्न है, अगर देखा जाए तो पीसीएस में भी अभी तक इस स्तर का प्रश्न कोई पूछा गया नहीं है, तो काफी बढ़िया प्रश्न कमीशन ने भी बनाया। विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा ये नॉर्मल सा प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक प्रश्न देखिए ये है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होने लगता है। तो देखेंगे अगर आप इसमें पूछा है ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान कम होगा। देखिए सबसे पहले आपकी ट्रोपोस्फेयर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आइनोस्फेयर, ये चार आपकी इस तरीके से लेयर आती हैं। देखिए ये वाला जो प्रश्न है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आइनोस्फेयर। सबसे पहले जो नीचे की लेयर होती है उसमें जब हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर आपका घटता है, जिसको हम कहते हैं NLR, नॉर्मल लैप्स रेट। 1 किलोमीटर अगर आप हाइट पे चलते हैं तो 4.5 डिग्री आपका टेम्परेचर गिरता है, माफ कीजिए 6.5 डिग्री आपका टेम्परेचर गिरता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है। अगली लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें उल्टा होता है। देखिए होगा क्या, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा हाइट के साथ। फिर अगली लेयर आती है मीजोस्फेयर, जिसमें टेम्परेचर आपका हाइट के साथ घटता है। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ट्रोपोस्फेयर देखिए इसमें है नहीं, तो आपका जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इसमें मीजोस्फेयर होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर किसमें घटता है, तो ऑप्शन डी आपका यहां पर सही होगा। इसके अलावा ये वाला देखिए मैं कह रहा था, ये मैंने टेलीग्राम में क्विज भी डाला था, करंट अफेयर्स में ये था, सितंबर में आई थिंक ये चर्चा में था कि तवा जलाशय किसमें स्थित है। तो एक नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, कजुवेली वेटलैंड और एक मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को अभी नई रामसार साइट में जोड़ा गया था। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित एक रामसार स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की थी, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तीनों इसमें दी हुई हैं।
रत्नावली प्रियदर्शी का नागनंद। लेकिन इसमें जो कादंबरी है ये हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उनके द्वारा ये लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है कि ये कृति है। तो ये इसमें सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। इतिहास के प्रश्न कमीशन ने काफी अच्छे इस बार पूछे। आगे देखते हैं कि एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें होता है, देखिए ये भी नया प्रश्न है, मैंने भी इसको नहीं पढ़ा था, तो ये भी एक नया प्रश्न है। तो इसमें देखिए जो एंटी सीरम है इसमें आपके एंटीबॉडीज होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अच्छा प्रश्न बनाया था ये भी कमीशन ने। अगला है ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 की शुरुआत कहां पर हुई? तो ये भी नॉर्मल प्रश्न था, अभी करंट अफेयर्स में था, नवंबर में इसकी शुरुआत दुबई में हुई है। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी आपका देश से संबंधित एक प्रश्न। 22 दिसंबर को जो रामानुजन जी थे उनकी जयंती के अवसर में यह मनाया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? तो अभी 2024 में जो G20 की अध्यक्षता है भारत से ब्राजील के पास गई है और ब्राजील के रियो डी जेनेरो में यह मनाया अभी गया था। चैट जीपीटी किसके स्वामित्व में है? ये भी अच्छा प्रश्न है, आपने देखा होगा लगातार चैट जीपीटी ये चर्चा में है और ये ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। तो करंट अफेयर्स के भी देखिए 2 से 3 प्रश्न इन्होंने डाले हैं। गंगा सागर मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गंगा सागर जो मेला है ये वेस्ट बंगाल में आपका आयोजित किया जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। ये प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स है या शैल आश्रय पेंटिंग्स है और 1957 में वीएस वाकड़कर ने इनकी खोज की थी। भोपाल के लगभग 48 किलोमीटर के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। दयाराम साहनी की अगर बात करें, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की है। और बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की है वो आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी जी ने की है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। वहां पर अभी काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे, तो वर्तमान में वहां पर शिगेरू इशिबा जी प्रधानमंत्री हैं। अगला देखते हैं। ये भी देखिए फुल फॉर्म पूछी है। यूएनसीईडी का मतलब क्या है? तो ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन जो बी है ये आपका बिल्कुल सही है। एक देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा बनाया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभुत्व के नियम के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। देखिए मैंने भी ये अभी तक नहीं पढ़ा, मेरे लिए भी बिल्कुल ये नया प्रश्न है, तो ये भी एक काफी बढ़िया प्रश्न कमीशन ने बनाया है। तो देखिए मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ काफी ज्यादा चेंजेस कमीशन ने किए हैं। प्रश्नों का आप स्तर भी देखेंगे, अगर आपने पहले के पेपर दिए हो तो उसके हिसाब से काफी ज्यादा परिवर्तन क्वेश्चन के पूछने के तरीके में भी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ऊपर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन वाला जो प्रश्न था, उसके बाद हमने सातवाहन वंश वाला प्रश्न देखा, सब में स्टेटमेंट पूछे हैं। एफेंटेसिया वाला प्रश्न था, उसमें भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं। तो काफी कमीशन ने चेंजेस किए हैं प्रश्न पूछने के तरीके में। भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय के लिए प्रावधान करता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। संसद उनके वेतन का निर्धारण करती है। चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। तो इसमें पूछा है कि गलत कौन सा है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया देखिए कमीशन ने पूरा इलेक्शन कमीशन से संबंधित काफी ज्यादा प्रोविजंस प्रश्न में दिए, और जब से 5 ऑप्शन आने भी शुरू हुए तो तब से और ऑप्शंस कमीशन के पास बढ़ गए हैं कि एक ऑप्शन एक्स्ट्रा वो आपको दे सकता है। तो ये प्रश्न भी कमीशन ने अच्छा बनाया। अब देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अगर देखेंगे तो 3 से 4 प्रश्न अभी तक हमें दिख गए हैं जो बड़े बड़े स्टेटमेंट के कमीशन ने पूछे हैं। उत्पादों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अलग अलग आपका जो प्रोडक्ट है उसको क्लासिफाई करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी के आधार पर, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ग्रेडिंग वगैरह कहा जाता है कि ग्रेडिंग कि ये क्लास 1 प्रोडक्ट है, क्लास अच्छे ग्रेड का प्रोडक्ट है। जैसे ईंटों वगैरह में आपने देखा होगा कि ईंटों में भी कई सारी क्वालिटी आती हैं, अव्वल आती है, दार आती है, दोयम आती है, कई तरह की क्वालिटी ईंटों में आती है, तो वो ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया कहलाती है। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी तो रामपुरी चाकू बहुत फेमस है। अभी इससे पहले देखिए एक प्रश्न आई थिंक इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है, किसमें आया है, उसमें पूछा था कि रजा लाइब्रेरी कहां पर स्थित है, तो उसका भी आंसर रामपुर ही है। रामपुर में ही रजा लाइब्रेरी स्थित है। वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात क्या है? तो 2 होते होंगे, आपने सुना था। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एसएलआर जो होता है ये आपका गोल्ड सिक्योरिटीज जो होती हैं इसके लिए रखा जाता है।
प्रत्येक बैंक को, जो भी कमर्शियल बैंक भारत में ऑपरेट कर रहा है जिसके पास आरबीआई का लाइसेंस है, वो अपने कासा बोलते हैं, CASA, यानी करंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट का कुछ हिस्सा प्रतिभूतियों या सिक्योरिटीज के रूप में आरबीआई के पास रखता है। उसी रेशियो को बोला जाता है SLR। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो MSME के प्रमोशन के लिए कौन सी है? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। प्राथमिक बाजार के संबंध में जो प्राइमरी मार्केट है, ये देखिए बात हो रही है यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, जो आपका सिक्योरिटीज वगैरह में जहां पर डील किया जाता है। तो ये इकोनॉमी के प्रश्न यहाँ पर कुछ कमीशन के द्वारा दिए गए हैं। भारत का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये शामली। ये थोड़ा स्टैटिक प्रश्न है, आसान है, ये तो प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, पूछता रहता है। सबसे अगर पूर्व के जिले की बात करेंगे तो वो बलिया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में गलत मिलान की पहचान करें। मगध का ग्रीवरज, ठीक है। वत्स की कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, काशी का मथुरा। देखिए ये बिल्कुल अलग है। जो शौरसेन था आपका, शौरसेन एक महाजनपद था, उसकी राजधानी मथुरा थी। काशी की अगर बात करें तो वाराणसी इसकी राजधानी रही थी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के माटाटील बांध का निर्माण किसके ऊपर किया गया? माटाटीला वैसे था, इंग्लिश में ये स्पेलिंग सही है, माटाटीला। तो ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का ही है और बेतवा नदी के ऊपर बनाया हुआ ये बांध है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 पूछिए, लखनऊ में आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेतक या GI टैग दिया गया? तो देखिए कई सारे उत्पाद इस साल चर्चा में रहे थे। तो इसमें आपको अमरोहा की ढोलक दिया है, मैनपुरी ताराकशी, संबल हॉर्नक्राफ्ट, उपयुक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो करंट अफेयर्स के भी प्रश्न काफी अच्छे कमीशन ने इसमें रखे हैं। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपने देखा होगा वैसे सीधे पूछ लेता है कि कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, लेकिन इस बार देखिए पूरा स्टेटमेंट बना के कमीशन ने यह प्रश्न बनाया है कि यह वाराणसी जिले में स्थित है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य था। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो ये भी आप देखिए बहुत बढ़िया स्टेटमेंट कमीशन ने यहाँ पर बनाया है। तो ये प्रश्न भी अच्छी कैटेगरी में है। इसमें देखिए फिर वित्तीय बाजारों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बचत जुटाना, उन्हें सबसे अधिक उत्पादक उपयोगों में लगाना, मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाना, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना, लेन देन की लागत को कम करना। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में प्रश्न कमीशन ने बनाया। ये भी प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज के बारे में विचार करें तो कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये आपके एक COD होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज वर्ष इसमें स्थापित किया गया था। ये भी स्टैटिक प्रश्न है आपका, ये भी आया हुआ प्रश्न है वैसे। तो देखिए जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, वो इंडिया का ही नहीं एशिया का ही पहला स्टॉक एक्सचेंज था और 1875 में उसकी स्थापना की गई थी। सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जो कार्य है उसके बारे में प्रश्न बना है। इकोनॉमी से भी देखेंगे आप, काफी अच्छे स्तर के प्रश्न कमीशन ने बनाए हैं और 4 स्टेटमेंट देखिए उसमें दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था और बनारस में या वाराणसी में इसको बनाने की बात की गई थी। अगला देखते हैं, 2-3 प्रश्न और बचे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2004 में की गई है। यह भी प्रश्न अच्छा पूछा कमीशन ने। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन, जो यूपी इन्वेस्टर समिट होती है, उसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी उसके बाद 2018 में इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है? तो चंदौली को कहा जाता है। तो ये देखिए 100 प्रश्न थे, मतलब टोटल 100 थे इसमें, लेकिन जीएस के मैंने प्रश्न आपको दिखाए। तो आप स्तर देख सकते हैं कि कुछ रिपीटेड प्रश्न भी थे, यूपी स्पेशल के प्रश्न ज्यादातर कुछ पुराने थे कुछ नए थे, लेकिन करंट अफेयर्स और बाकी स्टैटिक अगर आप देखेंगे इकोनॉमी वगैरह के प्रश्न और इतिहास के प्रश्नों का जो लेवल था और पॉलिटी का भी जो प्रश्न था इलेक्शन कमीशन वाला, उसका भी स्तर काफी अच्छा था। स्टेटमेंट वाले प्रश्न अब वन लाइनर धीरे धीरे कमीशन थोड़ा कम कर रहा है और स्टेटमेंट वाले प्रश्न कमीशन भी अपने
एग्जामिनेशन में जोड़ रहा है। तो आप अपनी जो तैयारी करें इन चीज़ों को ध्यान में रखकर करें। अगर नेत्र परीक्षण अधिकारी वाला आएगा तो उसमें भी देखेंगे कि यूपी स्पेशल से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्विज़ आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम ग्रुप में क्विज़ देते रहिए, वो भी आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।